दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है लोक वित्त का अर्थ और क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त कोई एक नया विषय नहीं है, प्राचीन काल से ही अध्ययन होता आया है, किंतु वैज्ञानिक ढंग से इसका अध्ययन वर्तमान में ही संभव हो पाया है। प्राचीन काल में इस विषय का क्षेत्र संकुचित था, किंतु आज इस अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो चुका है। यद्यपि प्राचीन एक तंत्रीय प्रणाली में भी आय व्यय का ब्यौरा रखा जाता था, किंतु उसका प्रारूप छोटा था, क्योंकि राज्य के कार्य अत्यंत सीमित थे। इसके विपरीत आधुनिक राज्यों के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। विशेषकर कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के बाद से तो राज्य के लोगों के आर्थिक जीवन में इतनी गहनता से प्रवेश कर चुका है कि वर्तमान में उसकी अनुपस्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान में राज्य का कार्य केवल सुरक्षा का प्रबंध करना तथा कानून और न्याय की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे अनेक कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। बात करते हैं अर्थ की। लोकवित्त का संबंध लोक सत्ताओं या सरकारी सत्ताओं, पब्लिक अथॉरिटीज़ की आय तथा व्यय से होता है। लोक यानी पब्लिक शब्द का प्रयोग साधारणतः सरकार यानी गवर्नमेंट या राज्य स्टेट के लिए किया जाता है। लोक सत्ताओं में सभी प्रकार की सरकारें सम्मिलित की जाती हैं। लोक वित्त का संबंध केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी प्रकार की सरकारों के आय व्यय से होता है, और लोक वित्त के अंतर्गत सभी प्रकार की सरकारों के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं अलग अलग तरीके से की हैं। डॉल्टन ने लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की आय व व्यय से तथा इन दोनों के परस्पर सामंजस्य या समायोजन से किया है। फिंडले सिराज ने सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही राजस्व कहा है। बिस्टवेल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि राजकीय साधनों की पूर्ति एवं उनका उपयोग ही अध्ययन की सामग्री है, जिसे राजस्व कहा जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने राजस्व राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन कहा है। लोक वित्त का महत्व और क्षेत्र, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप को यदि हम देखें तो महत्व और क्षेत्र का अध्ययन हम तीन शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं: राज्य के कार्य, आर्थिक जीवन पर राजकोषीय क्रियाओं का प्रभाव और लोक वित्त की विषय सामग्री। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेट, राज्य के कार्य। प्राचीन अर्थशास्त्री चूंकि हस्तक्षेप न करने की लीजिस्फियर यानी अबंध नीति में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि सरकार के कार्यों की संख्या कम होनी चाहिए। 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में राज्य के कार्यों के संबंध में सर्वप्रथम एक लेख लिखा। एडम स्मिथ के अनुसार एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के कर्तव्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अन्य राष्ट्रों के आक्रमण तथा न्याय के विरुद्ध राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, नागरिकों के बीच आंतरिक शांति, न्याय व व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा, कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्यों एवं सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना जो यद्यपि संपूर्ण समाज के लिए अत्यधिक लाभदायक हो, परंतु जिनको निजी व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ करने या चलाने में उन्हें मुनाफा न हो, यानी जो निजी क्षेत्र के लोग कार्य करने में असमर्थ हो, राज्य सरकार को उस तरह के कार्य करने चाहिए। ये डॉक्टर एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में कहा। किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों जैसे कि रॉबर्ट ओविन, जे.एस. मिल ने, जो कि क्लासिकल स्कूल के ही अनुयायी थे, अबंध नीति के दोषों की ओर लोगों का ध्यान दिलाया और सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की। फ्रांस के सिसमंडी ने भी अबंध नीति के सिद्धांत की आलोचना की और गरीबों के हित की रक्षा करने के लिए राजकीय नियंत्रण का सुझाव दिया। विभिन्न देशों के समाजवादियों ने किसी न किसी रूप में उत्पादन के साधनों के सामाजिकरण का इसलिए सुझाव दिया जिससे श्रमिक वर्ग को प्रचलित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण से बचाया जा सके। 1930 की गंभीर मंदी तथा कीन्स द्वारा रोजगार के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन तो अबंध नीति के लिए मौत की घंटी साबित हुए। कीन्स ने बताया कि राज्य में राजकोषीय क्रियाओं के द्वारा रोजगार में वृद्धि करना और उसे उच्च स्तर पर बनाए रखना संभव है। इस प्रकार आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप का प्रवेश
का समर्थन बढ़ता गया और आज क्रमशः यह जारी है। किंतु राज्य की धारणा तथा राज्य के कार्यों की रूपरेखा में स्नेह स्नेह परिवर्तन होता रहा है। यह बात अब अत्यंत व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि राज्य का उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण अधिक से अधिक करना है। राज्य की इसी अवधारणा के फलस्वरूप राज्य के कार्यों का विस्तार हुआ और इसलिए उसे चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, निर्धन सहायता व स्वास्थ्य रक्षा तथा अन्य अनेक जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करनी होती है, जिसे संपूर्ण समाज के ही कल्याण यानी वेलफेयर में वृद्धि की जा सके। वर्तमान समय में राज्य कई प्रकार से अपनी जनता की सहायता करता है। वह रेलों, सड़कों, बिजली, डाक, तार जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करके देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। वह आय के वितरण में पाई जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। वह कमी वाली वस्तु के उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण लगाता है। वह आवश्यक पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति तथा मंदी को रोकने के लिए और उसके प्रतिकार के लिए यथोचित कदम उठाता है। युद्ध काल तथा राज्य देश के संपूर्ण साधनों पर अपना नियंत्रण रखता है और उन्हें विशेष दिशा में इसलिए गतिशील करता है ताकि युद्ध का मुकाबला सफलतापूर्वक किया जा सके। उन्नत तथा विकसित देशों की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध होती है कि वे देश के रोजगार का एक स्थिर एवं व्यापक स्तर बनाए रखें। उनका लक्ष्य यह भी होता है कि देश की अर्थव्यवस्था यथासंभव रोजगार के स्तर पर कार्यशील रहे। वे ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तथा अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो। जहाँ तक कि अल्प विकसित और विकासशील देशों की सरकारों का प्रश्न है, वे भी प्रगतिशील आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए वचनबद्ध यानी कमिटेड होते हैं। अतः हो सकता है कि ऐसे देशों अपने संपूर्ण साधनों का ही योजनाबद्ध विकास करें। स्पष्ट है कि विकसित, अविकसित और अल्प विकसित विकासशील सभी देशों में राज्य के कार्यों में ठोस वृद्धि हुई है और संभावना यही है कि सरकार के दायित्वों एवं जिम्मेदारियों में जो जो वृद्धि होगी वैसे वैसे राज्य के कार्यों में भी विस्तार होगा। हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति इसी तथ्य की ओर पुष्टि करती है। अब आधुनिक राज्य के कार्यों के बारे में बात करें तो इसमें जो है हम वेलफेयर स्टेट के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। इसमें जो है आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, न्याय, आर्थिक उद्यमों और अन्य ऐसी सेवाओं का नियमन और नियंत्रण करना, शिक्षा, सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, स्वास्थ्य नियंत्रण, ऐसी ही अन्य क्रियाओं के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण में वृद्धि करना, औषधियों का निर्माण, बिक्री आदि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, परिवहन और संचार के साधनों पर नियंत्रण रखना, सरकार के प्रशासन तथा सरकारी अधिकारियों की सहायता करना, सरकार की वित्तीय व्यवस्था और राजकोषीय नियंत्रण का प्रशासन करना, समय समय पर धर्म से संबंधित कार्य भी करना। राजकोषीय क्रियाओं के प्रभाव, फैक्ट्स ऑफ फिजिकल ऑपरेशंस, आर्थिक विश्लेषण, इकोनॉमिक एनालिसिस से पता चलता है कि लोक वित्त की कार्यवाहियाँ यानी निवेश तथा उपभोग पर ठोस प्रभाव डालती हैं। अतः इनका उपयोग कुल मांग को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सरलता से किया जा सकता है। सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने वाली राजकोषीय नीति का मुख्य आधार है और उसमें परिवर्तन लाकर देश की कुल व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। किंतु इस दिशा में सरकारी व्यय केवल तभी सक्रिय होगा तब सरकार किसी निश्चित अवधि में अपनी आय से अधिक या कम खर्च करती है। अतः उन्नत देश अपनी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सदा अच्छी राजकोषीय नीति का ही आश्रय लेते हैं और आर्थिक नियोजन के अन्य सभी उपायों से इसे उक्त उद्देश्य की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय मानते हैं। यद्यपि ऊपर के व्यक्त की भी कुछ सीमाएं हैं, किंतु फिर भी राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में स्थायित्व लाने तथा कुछ सीमाओं के अंतर्गत उसमें वृद्धि करने का यह सर्वाधिक शक्तिशाली और एकमात्र अस्त्र रहा है। लोक वित्त की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध सरकार की आय तथा व्यय से है, किंतु वर्तमान समय में इसका क्षेत्र व महत्व विस्तृत हो गया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसको निम्न
विभागों में बांटा है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, संपूर्ण रूप से राजकोषीय व्यवस्था की समस्याएं जैसे कि वित्तीय प्रशासन, इन विभागों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। सार्वजनिक आय या लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू, इस विभाग में सरकार की प्राप्ति तथा उसमें वृद्धि के उपायों, कराधान के सिद्धांतों और उससे संबंधित अन्य समस्याओं का विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय, लोक वित्त का यह विभाग सरकारी व्यय के सिद्धांतों तथा देश के आर्थिक जीवन तथा उत्पादन, वितरण, विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। सार्वजनिक ऋण, इस विभाग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकारी ऋण क्यों लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, उनका भुगतान किस प्रकार किया जाता है तथा समाज पर उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। और वित्तीय प्रशासन, लोक वित्त की शाखा के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण के उपायों और बजट की तैयारी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा विश्लेषण किया जाता है कि वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत निम्न बातों का प्रभाव पड़े। आधुनिक अर्थशास्त्रों के मतानुसार लोक वित्त की विषय सामग्री के उपरोक्त 4 भागों के अंतर्गत निम्न 2 भागों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक आर्थिक स्थिरता और दूसरी आर्थिक वृद्धि। अब बात करते हैं लोक वित्त और निजी वित्त के अंतर के बारे में। लोक वित्त और निजी वित्त की तुलना करने से विदित होता है कि इन दोनों के बीच जहां कई समानताएं हैं वहीं कई प्रकार की विभिन्नताएं भी दृष्टिगोचर होती है। सबसे पहले समानताओं की बात करें। अधिकतम संतुष्टि, व्यक्ति तथा राज्य दोनों का उद्देश्य मोटे तौर पर एक ही होता है, वह है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। निजी वित्त का संबंध जहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है, वहीं लोक वित्त का संबंध सामाजिक या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है। संतुलित बजट, व्यक्ति तथा राज्य दोनों ही धन प्राप्त करते हैं और खर्च भी करते हैं तथा प्रत्येक का प्रयास होता है कि आय तथा व्यय को संतुलित किया जाए। दोनों ही इस बात का यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं कि खर्च द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। तीसरा, ऋण, बोरोइंग। लोक वित्त तथा निजी वित्त दोनों ही स्थिति में जब चालू आय चालू व्यय के मुकाबले कम पड़ जाती है तो उधार लेना आवश्यकता हो जाता है। यही नहीं, व्यक्ति की तरह राज्य की सरकारें भी समय के लिए गए ऋण की वापसी अदायगी करनी पड़ती है। आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिक चॉइसेस। लोक वित्त तथा निजी वित्त दोनों ही चूंकि न्यूनतम साधनों से अधिकतम संतुष्टि तथा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अतः दोनों ही को ही सदा आय तथा व्यय के समायोजन की समस्या तथा आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिक चॉइसेस यानी चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। असमानताओं की बात करें। डिसिमिलरिटीज, लोक वित्त तथा निजी वित्त के बीच में कई मामलों में मौलिक अंतर पाया जाता है, जैसे उद्देश्य में, वित्त की प्राप्ति के तरीकों में, साधनों की मात्रा आदि के मामले में। उदाहरण के लिए, जहां लोक वित्त जन कल्याण में विश्वास करता है, वहीं निजी वित्त का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है। पहला जहां घाटे की पूर्ति नए कर लगाकर तथा अन्य प्रकार से कर सकता है, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार लोक वित्त के साधन बड़े तथा विशाल होते हैं और निजी वित्त के साधन सीमित होते हैं। अतः इस विषय पर जो है हम अंतर यानी डिसिमिलरिटीज देख सकते हैं। व्यय का निर्धारण, अनिवार्यता के लक्ष्य, समसीमा संतुष्टि का तुष्टिकरण के नियम, बजट की प्रकृति, साधनों की प्रकृति, व्यय के उद्देश्य का प्रयोजन, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, बल प्रयोग के तरीके, प्रचार और लेखा परीक्षण। लोक वित्त की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सामान्यतः आर्थिक सिद्धांत, जनरल इकोनॉमिक थ्योरी ने लोक वित्त की विचारधारा तथा राजकीय कार्यवाहियों को सदा प्रभावित किया है। लोक वित्त की प्राचीन विचारधारा संस्थापक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित थी, परंतु बाद में इस सिद्धांत ने अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहे हैं। अंत में आधुनिक आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसे कीन्स का पूर्ण रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के कारण लोक वित्त की प्राचीन धारणा में परिवर्तन हुआ।
अब बात करते हैं अल्प विकसित देश तथा लोक वित्त, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज एंड पब्लिक फाइनेंस। विकसित तथा अल्पिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर होता है। जैसे विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक स्थिरता स्थापित करने की होती है, जबकि अल्प विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक विकास करने की होती है। वाल्टर हेलर का मत है कि विकसित तथा अल्प विकसित देशों की राजस्व नीति प्राय एक सी होती है। वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य आय तथा धन के वैमनस्य को समाप्त करना और विनियोग को प्रोत्साहित करना और आर्थिक स्थायित्व स्थापित करना बनाए रखना होता है। अल्प विकसित देशों में जहाँ वहाँ की सरकारों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को दिन प्रतिदिन तीव्र गति प्रदान करना होता है, उसके विपरीत लोक वित्त तथा राजस्व की क्रियाओं को प्रयुक्त किया जाता है। A.R. प्रेस्ट ने के शब्द द्रष्टव्य हैं कि अब यह केवल स्वीकार ही नहीं किया जाता बल्कि आशा की जाती है कि सरकार को आर्थिक विकास के लिए दृढ़ निश्चित और कार्य करना चाहिए। विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक जीवन को नियंत्रित एवं नियमित किया जाना परमावश्यक है। इस कार्य को सरकार राजस्व की क्रियाओं द्वारा संपन्न करती है। अतः यह बात निर्विवाद सत्य है कि अल्प विकसित देशों में राजस्व की नीतियां सार्थक एवं महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यदि लोक वित्त का महत्व की हम बात करें तो वर्तमान समय में लोक वित्त का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है। यद्यपि प्राचीन अर्थव्यवस्था में के अनुसार राज्य को प्रजा के कार्यों से में समय समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए। एडम स्मिथ ने तो केवल सुरक्षा और पुलिस और शांति व्यवस्था आदि जैसे कार्यों में ही राज्य की हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। इस प्रकार व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय उत्पादक तथा सरकार द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक होता है। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर ने राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का प्रतिपादन किया। तब से राज्य के कार्यों में तीव्रता से वृद्धि हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में विशेष रूप से 1930 की महामंदी के कारण लोक वित्त को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। वर्तमान समय में राज्य को कल्याणकारी संस्था माना जाता है। निर्धनता, आर्थिक विषमता, व्यावसायिक उच्चावन आदि परिस्थितियों के कारण मानव जीवन में राजकोषीय हस्तक्षेप को अपरिहार्य बना दिया है। कार्ल मार्क्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब ने व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर राज्य के प्रयासों व हस्तक्षेप को अधिक महत्व दिया है। लोक वित्त के अध्ययन में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था का प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक वित्त का कार्य सरकार के लिए केवल वित्त एकत्रित करना ही नहीं, अब उसे सामाजिक न्याय दिलाने, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी एक शक्तिशाली साधन समझा जाता है। विकासशील देशों के आर्थिक विकास में भी लोक वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है।